नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। आज हम बात करेंगे यदि हमारे खेत की मिट्टी का पीएच डिस्टर्ब हो जाए, पीएच में असंतुलन हो जाए तो उसका हमारी फसलों पर, हमारी फसलों की पैदावार पर क्या असर पड़ता है। आप जानते हैं कि मिट्टी का पीएच मिट्टी की गुणवत्ता को शुरू करता है। वैसे मिट्टी की गुणवत्ता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि मिट्टी का पीएच, मिट्टी का या मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं, मिट्टी की जो उपजाऊपन है या मिट्टी की जो नमी है, मिट्टी में जो सूक्ष्म माइक्रोब्स होते हैं, मिट्टी के अंदर जो ह्यूमस जीवांश जिसे हम जैव रस कहते हैं या ऑर्गेनिक कार्बन, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है कि मिट्टी के अंदर ये सारे जो कारक हैं संतुलित अवस्था में हैं तो मिट्टी उपजाऊ श्रेणी में आती है। ऐसी मिट्टी में किसी भी रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी पैदावार अच्छी होती है। आज हम बात करेंगे यदि हमारे मिट्टी का पीएच डिस्टर्ब हो जाए, गड़बड़ा जाए, मिट्टी का पीएच घटने लग जाए। मिट्टी का पीएच घटने का अर्थ है कि मिट्टी की अम्लता बढ़नी शुरू हो गई है और इसका सीधा सीधा प्रभाव हम जो भी फसल बोते हैं, जो भी बीज अपने खेतों में डालते हैं, उसकी अंकुरण पर, उसकी ग्रोथ पर और फसलों की पैदावार पर पड़ता है। इसके कारण मिट्टी जो हमारी जो फसलें हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। जो फसलें जिस खाद्यान्न की उत्पत्ति करती हैं, जो खाद्यान्न की फसलें होती हैं, चाहे वो साग सब्जियां हो, फल हो या खाद्यान्न हो, उसकी गुणवत्ता पर सीधा सीधा प्रभाव पीएच का पड़ता है। पीएच का अर्थ है कि पीएच मिट्टी का एक मानक है। जैसे कि हमारे शरीर में जो हम तापमान लेते हैं, तापमान हमारे शरीर के स्वास्थ्य का, हमारी स्फूर्ति का, हमारे उत्साह का एक मानक है। सामान्यतः हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। कि हम सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 डिग्री के आसपास। यदि हमारे शरीर का तापमान 98.6 से नीचे चलना शुरू हो जाए तो भी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। और यदि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, 98 की जगह 99 हो जाए, 100 हो जाए, तो उसे बुखार कहते हैं, फीवर कहते हैं। और हम खुद अनुभव करते हैं जब हमारे टेम्परेचर पर मात्र 0.5 डिग्री का असर आता है तो हमारी सारी स्फूर्ति, सारी चुस्ती दुरुस्ती, सारी जो उत्साह है वो समाप्त हो जाता है। फिर हम दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं, हम रोगी घोषित हो जाते हैं। यद्यपि ये शारीरिक तापमान में थोड़ा सा क्षणिक बदलाव है। ठीक इसी तरह ये हमारी मिट्टी का पीएच थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, वो सामान्य जो पीएच है वो उसको न्यूट्रल पीएच कहते हैं और पीएच की डिग्री को हमने 14 अंकों में विभाजित किया है और उनके मध्य में हमने 7 को रखा है। यदि 7 से पीएच घटना शुरू हो जाए, 7 की जगह 6 हो जाए, 6.5 हो जाए या फिर 5.5 हो जाए, यानी कि इस तरह घटता चला जाए तो उसको कहते हैं कि पीएच मिट्टी का अब अम्लीय होता चला जा रहा है। यदि मिट्टी का पीएच 7 से ऊपर बढ़ता शुरू हो जाए, 7.5 हो जाए, 8 हो जाए, 8.5 हो जाए, तो उसको कहते हैं कि मिट्टी की जो क्षारीयता बढ़ रही है। मिट्टी का पीएच डिस्टर्ब होने के कारण है मिट्टी के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनकी सांद्रता बढ़ रही है, उनकी मात्रा बढ़ रही है और उन सांद्रता के कारण मिट्टी के इस पीएच डिस्टर्ब के कारण जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं उन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि जो भी बीज हम डालते हैं, जो पौधा लगाते हैं, जो भी फसलें लेते हैं, उनकी ग्रोथ पीएच डिस्टर्ब होने के कारण रुक जाती है। हाँ, यदि मिट्टी का पीएच न्यूट्रल है, सामान्य है, 7 के आसपास है, 6.5 से लेकर 7.5 तक है, तो उसको न्यूट्रल श्रेणी में माना जाता है, वो उत्तम है। और ऐसे मिट्टी में आप कोई भी फसल लेंगे, कोई भी बीज डालेंगे, उसका अंकुरण भी बढ़िया होगा, उसकी ग्रोथ भी बढ़िया होगी, उसको सभी तरह के पोषक तत्व सहजता से मिट्टी से मिल जाएंगे। यदि इस पीएच में थोड़ा सा भी यदि असंतुलन पैदा हुआ, थोड़ा सा भी मिट्टी का पीएच घटना शुरू हो गया या बढ़ना शुरू हो गया, तो सीधा सीधा प्रभाव वो है कि मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक आदि जो पोषक तत्व हैं, उनकी उपयोगिता घटती चली जाती है। फिर वो फसलों की जड़ें हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाती और इसी कारण फोटोसिंथेसिस क्रिया भी प्रभावित हो जाती है। इतना ही नहीं, मिट्टी का पीएच जब डिस्टर्ब होता है, असंतुलित होता है, तो मिट्टी के अंदर जो जीव, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनके ऊपर भी सीधा प्रभाव पड़ता है
और इसी के कारण मिट्टी की कई गतिविधियां प्रभावित हो जाती हैं। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि अध्ययन कहते हैं और हमने अनुभव किया है, मिट्टी का पीएच काफी हद तक मिट्टी के जो ह्यूमस पदार्थ रहता है, जैव रस रहता है, उसकी उपस्थिति पर डिस्टर्ब रहता है। यदि मिट्टी के अंदर ह्यूमस कम है तो पीएच भी असंतुलित होना शुरू हो जाता है। मिट्टी के अंदर हाइड्रोजन आयंस अपना जो सामान्य संतुलन खोना शुरू कर देते हैं, वो इससे मिट्टी का पीएच सामान्य से गिरना शुरू हो जाता है। मिट्टी की जो अम्लता बढ़ती चली जाती है। एक चीज अध्ययनों से और पता चला है कि हमारे जो अम्लता का या क्षारीयता का एक और पैमाना है। यदि मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, मिट्टी के अंदर कम ऑक्सीजन पहुंचने के कई कारण हैं, उससे भी अम्लता प्रभावित होती है। और अम्लता यदि प्रभावित होगी तो हम जो भी फसल, जो भी पौध मिट्टी में लगाएंगे, वो बहुत सारे पोषक तत्वों को सहजता से ग्रहण नहीं कर पाते। यदि आज हम बात करेंगे, यदि मिट्टी की अम्लता बढ़ते शुरू हो जाए, मिट्टी जो अम्लीय होती चली जाए, मिट्टी का पीएच 7 की तुलना में घटना शुरू हो जाए, तो हमारी फसलों की ग्रोथ पर, हमारे बीजों के अंकुरण पर, हमारी मिट्टी की जो फसलों की हरियाली पर और फसल के पैदावार पर क्या प्रभाव पड़ता है। अध्ययन कहते हैं और अनुभव भी कहते हैं कि यदि मिट्टी का पीएच अम्लीय होता शुरू हो जाए तो मिट्टी के अंदर एक जहरीलापन आना शुरू हो जाता है। ऐसी अम्लीय मिट्टी में यदि आप यूरिया का प्रयोग करते हैं, डीएपी का प्रयोग करते हैं, एमओपी का प्रयोग करते हैं, तो उनका पूरा जो असर है, पूरा प्रभाव हमारी फसलों को नहीं मिल पाता है। यूरिया का प्रभाव घट जाता है। इसके अलावा मिट्टी से हमारी फसलें ना तो कैल्शियम को सोख पाती हैं, ना मैग्नीशियम सोख पाती हैं। इतना ही नहीं, अम्लीय मिट्टी में के अंदर एल्युमिनियम का प्रभाव बढ़ जाता है, मैग्नीज का प्रभाव पड़ जाता है। और अध्ययन कहते हैं कि ऐसी मिट्टी जहरीली होती चली जाती है। इसी जहरीलेपन के कारण जो भी फसल हम लगाते हैं, जो पौध लगाते हैं, जो भी पौध हमारी मिट्टी में विकसित हो रही होती हैं, वो ना तो पोषक तत्वों ग्रहण कर पाती हैं। हाइड्रोजन की सांद्रता के कारण बहुत सारे पोषक तत्व न्यूट्रल बन जाते हैं, निष्क्रिय पड़ जाते हैं। इसी निष्क्रियता के कारण हमारी जो पौधे हैं, हमारी फसलें हैं, मिट्टी से जरूरत के अनुसार जिंक को शोषित नहीं कर पाती हैं। जिंक बहुत उपयोगी पोषक तत्व है। जिंक के अलावा वो मैग्नीशियम को अवशोषित नहीं कर पाती हैं, आयरन को अवशोषित कर पाती हैं, कॉपर को अवशोषित नहीं कर पाती हैं, और उनका सीधा सीधा प्रभाव हमारी जो फसलें हैं उनकी ग्रोथ पर पड़ता है। जड़ों का विकास रुक जाता है, फास्फोरस का भी उपयोग घट जाता है। इसीलिए डीएपी यदि हम प्रयोग करते हैं क्षारीय मिट्टी में, तो डीएपी की उपयोगिता भी घट जाती है। ऐसी मिट्टी में जो पौधों की जड़ें हैं अवशिष्ट रह जाती हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती। और इसी का प्रभाव है कि जो भी पौध, जो भी फसल हम ऐसी अम्लीय मिट्टी में लगाएंगे, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं रहती है, बोनेपन में आ जाती है, उन पर हरियालीपन घट जाती है। और हरियालीपन घटेगी तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया घट जाएगी, फसलें हमारा अपना पूरा भोजन निर्मित नहीं कर पाएंगी। उसमें कार्बोहाइड्रेट की, सेलुलोज की, स्टार्च की, यानी कि एक तरह की उनमें पोषकता की कमी हो जाती है। और इसका सीधा सीधा प्रभाव फसलों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, फसलों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, फसलों की पैदावार पर प्रभाव पड़ता है। तो अध्ययन यही कहते हैं कि यदि हम अम्लीय मिट्टी में फसल लेंगे तो हमें कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि अम्लीय मिट्टी कुछ तरह की फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें हम खट्टे नींबू की फसल ले सकते हैं, अनानास की फसल ले सकते हैं, चाय की फसल ले सकते हैं, कॉफी की फसल ले सकते हैं। हाँ, यदि हम गेहूं की फसल लेंगे, चावल की फसल लेंगे, गन्ने की फसल लेंगे, तो उसकी पैदावार पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसी अम्लीय मिट्टी से हमारी फसलें मिट्टी से जरूरत के अनुसार पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, फसलों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी घट जाती है। ग्रोथ में तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, उनकी हरियालीपन घट जाती है। वो सूर्य की विद्यमानता में, सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाती है। तो हमें इस ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारी मिट्टी अम्लीय है, मिट्टी अम्लीय को पता लगाना बहुत सहज है। मिट्टी की जांच कराई जा सकती है, पीएच स्टेप्स आती हैं, पीएच थर्मामीटर टाइप के इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, उससे आप स्वयं जांच कर सकते हैं। मिट्टी का पीएच तो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता का पहला प्रभाव है। इस पहले प्रभाव से ही हम अपनी फसलों की पैदावार को
माप सकते हैं और सामान्य स्तर पर ला सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मिट्टी का पीएच बढ़ता क्यों, घटता क्यों है? तो मिट्टी का पीएच घटने की बात कर रहे हैं, अम्लीयता बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जो हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, उसकी उपयोगिता के कारण है। क्योंकि जब भी हम यूरिया का प्रयोग ऐसी मिट्टी में करते हैं, सामान्य मिट्टी में करते हैं, तो यूरिया छिड़कने के बाद हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई से यूरिया का अपघटन होता है और जो यूरिया के रासायनिक अणु हैं वो दो हिस्सों में टूट जाते हैं। यूरिया दरअसल CO NO3 का एक रासायनिक कंपाउंड है और जल के प्रभाव से, पानी के प्रभाव से रासायनिक अभिक्रिया करके ये दो अणु में टूट जाता है, एक अमोनियम, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो सीधे सीधे वायुमंडल में चली जाती है, जो लेकिन अमोनिया है, जैसे मिट्टी को अमोनिया उपलब्ध होता है यूरिया के विभाजन से, अपघटन से, मिट्टी के अंदर कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं और उनके साथ में कुछ एंजाइम्स होते हैं। उनके कारण जो अमोनियम जो रसायन है, अमोनियम जो कंपाउंड है, वो आगे दो पदार्थों में विभाजित होता है। वो एक है नाइट्राइट और एक है पानी। इसके साथ में हाइड्रोजन आयंस भी पैदा होते हैं और यही हाइड्रोजन आयंस जब सांद्रता बढ़ जाते हैं तो मिट्टी के पीएच को घटाना शुरू कर देते हैं, मिट्टी को अम्लीयता प्रदान करना शुरू कर देते हैं। यही प्रभाव डीएपी पर भी आता है। डीएपी में आप जैसा कि डीएपी के रासायनिक सूत्र को हम जानते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, तो ये भी जल अपघटन के साथ, वैसे तो डीएपी का अपघटन बहुत धीमी गति से होता है, इसीलिए अधिकांश जो फास्फोरस है वो फिक्स हो जाती है, ज्यादा दिन तक सक्रिय नहीं रहती। लेकिन जितने भी डीएपी का अपघटन होता है उससे भी अमोनियम रसायन पैदा होता है और अमोनियम का उसी तरह अपघटन होता है जैसे कि यूरिया का होता है, उससे भी काफी अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयंस पैदा होते हैं और ये हाइड्रोजन आयंस मिट्टी के पीएच को डिस्टर्ब करने के लिए मुख्यतः जिम्मेदार रहते हैं। इससे मिट्टी की संरचना में बदलाव आना शुरू हो जाता है, मिट्टी हार्ड होनी शुरू हो जाती है, मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता घट जाती है। और एक चीज और भी देखी गई है, वो ये देखी गई है कि हमारी मिट्टी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन का मिट्टी में अभाव हो रहा है, तो उसका भी प्रभाव दूरगामी पड़ता है। पहला तो ये मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी गतिविधि प्रभावित हो जाती है और मिट्टी के सूक्ष्म जीव अपनी गतिविधि खोते हैं तो मिट्टी की उर्वरता ही प्रभाव नहीं होती, मिट्टी की संरचना में बदलाव आना शुरू हो जाता है और मिट्टी के अंदर जहरीलापन बढ़ना शुरू हो जाता है। ये है कि हम मिट्टी में जहरीलापन ना बढ़ने दें, मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को प्रभावित ना होने दें। मिट्टी के सूक्ष्म जीव जिंदा हैं तो और भी कई तरह के सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी में सक्रिय रहते हैं। यदि मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय पड़ गए, मरना शुरू हो गए, तो जीवाश्म घटना शुरू हो जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन की कमी आनी शुरू हो जाती है। ऑर्गेनिक कार्बन की कमी, जैविक पदार्थ की कमी यानी कि ह्यूमस की कमी मिट्टी की जो पीएच है उसके संतुलन को बहुत तेजी से प्रभावित करते हैं। तो यदि मिट्टी का पीएच घटना शुरू हो गया है, मिट्टी की अम्लीयता बढ़नी शुरू हो गई है, तो उसको रोकने के बहुत साधारण से उपाय हैं। वैसे तो विस्तृत उपायों पर आगे चलकर इस कड़ी में बात करेंगे, लेकिन मिट्टी का पीएच डिस्टर्ब ना हो, घटे ना, तो उसका सबसे पहला तो यही है कि गोबर की अच्छी सड़ी गली घास कम से कम 18 से 20 क्विंटल के आसपास हमें 1 एकड़ में प्रयोग करनी चाहिए। मिट्टी गोबर की अच्छी गली सड़ी घास है और वो भी देसी गाय की। बात देसी गाय, अभी पिछले 25, 30, 40 सालों से हमें पढ़ाया जाना शुरू हो गया है कि गोबर तो गोबर है, गाय का हो, भैंस का हो, किसी का भी हो, नहीं। देसी गाय को कुछ विशेष गुणवत्ता प्रकृति ने ईश्वर ने प्रदान की है। मिट्टी गाय के गोबर में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ ऐसे जैव रसायन रहते हैं जो मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी है। हम ऐसा कह सकते हैं कि दवाइयों का रंग तो एक जैसा रहता है, सफेद रंग की छोटी छोटी टैबलेट होती हैं, पैरासीटामोल भी उसी में आता है, कई तरह के एंजाइम्स भी इसी में आते हैं, कई तरह के और दूसरे दवाइयां भी उसी, लेकिन उनका प्रभाव अलग अलग रहता है, देखने में वो एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक इसी तरह गोबर तो एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन गोबर की संरचना में, गोबर के जो जो
इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें बहुत भिन्नता रहती है, और देसी गाय का गोबर तो इसमें विशिष्ट है। और ये अनुभव से रासायनिक विश्लेषण को तो अब हमने सत्यापित करना शुरू किया है, लेकिन जो हमारे प्राचीन विद्वान होते थे, ऋषि मुनि होते थे, हमारे जो वैज्ञानिक होते थे, उन्होंने विशेष विश्लेषणों से गाय के गोबर को, गाय के पंचांग जो हैं उनके विशेष गुणों को ज्ञात कर लिया था। इसीलिए देसी गाय को हमने गौ माता का तो स्थान दिया ही दिया, उसको विशेष हमने प्रमुखता भी प्रदान की है, क्योंकि उसके जो गोबर है, गौमूत्र है, दूध है, दही है, घी है, ये सब विशिष्ट गुणों से संपन्न है। उनकी विशेष गुणवत्ता को हजारों सालों से सत्यापित किया गया है। इसलिए जो देसी गाय का गोबर हो वो भी गला सड़ा अच्छा सा डिकम्पोज किया हो, और ऐसे गोबर को यदि हम अपने खेत में डालते हैं तो उससे जो जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो सामान्य बनी रहती है। मिट्टी में ना तो किसी पोषक की कमी रहती है, ना उसकी जो पीएच वैल्यू है वो डिस्टर्ब करती है। तो यदि मिट्टी के पीएच को समान रखना है तो हमें ऐसे इसके लिए करीब करीब 20 क्विंटल के आसपास अपनी जो प्रमुख फसल है, चाहे रबी की है, खरीफ की है, उससे पहले 20 क्विंटल के आसपास देसी गाय का अच्छा गला सड़ा गोबर का खाद अपने मिट्टी में, अपने खेत में डालना चाहिए। उससे मिट्टी का पीएच असंतुलित नहीं होता। दूसरा, मिट्टी का ह्यूमस है, जो मिट्टी का जीव रस है, वो सामान्य बना रहता है। मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन भी अपने स्तर पर रहता है। लेकिन जब से हमने इसको छोड़ा, उसकी जगह रासायनिक खादों का उपयोग शुरू कर दिया, तब से मिट्टी का पीएच भी डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। मिट्टी के पीएच को समान रखने के कुछ और भी उपाय हैं, इनकी चर्चा तो बाद में करेंगे। एक तो उपाय बताई गया, देसी गाय के गोबर का प्रयोग कर सकते हैं, ढैंचे का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपके खेत खाली रहे, खास करके अप्रैल मई के महीने में, तब आप 40-45 दिन के लिए ढैंचे की फसल अपने खेत में लगा सकते हैं। और जब पकना शुरू हो, फूल आना शुरू हो, उससे पहले उसको आप काट के उसको जो मिट्टी है उसमें मिला सकते हैं। ढैंचे की जो हरी खाद है उससे भी आप अपनी मिट्टी के पीएच को समान रूप में ला सकते हैं। इससे मिट्टी में जो नाइट्रोजन का स्तर भी समान बना रहता है, क्योंकि ढैंचे की जड़ों में ऐसे सूक्ष्म जीव रहते हैं, ऐसी नोड्स होती हैं जो पर्याप्त वायुमंडल की नाइट्रोजन को सोख कर उपयोगी नाइट्रोजन में बदलकर मिट्टी के अंदर मिक्स करती रहती है, मिट्टी की उपयोगिता को बनाए रखती है। ऐसे में आप यदि अम्लीय मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है, उसमें भी अच्छी फसल ले सकते हैं। लेकिन ये अवश्य है कि यदि हमें किसी भी तरह की फसल लेनी है, इस तरह की साग सब्जियां लेनी है, तो मिट्टी के पीएच को सामान्य स्तर पर रखना आवश्यक है। लेकिन फिर भी यदि आपकी मिट्टी की अम्लीयता बढ़ गई है, तो ऐसी मिट्टी में आप साइट्रस खट्टे फल ले सकते हैं। खट्टे फलों में आप नींबू की खेती ले सकते हैं, संतरे की खेती ले सकते हैं, आप अनार की खेती भी कुछ हद तक ले सकते हैं, मौसमी की खेती ले सकते हैं। लेकिन यदि आपका ऐसे क्षेत्र में भूमि है, ये पहाड़ी है, उसमें आप चाय की खेती ले सकते हैं। चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी अच्छी साबित होती है। तो कॉफी की फसल ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप ऐसी में जौ का खेती कर सकते हैं, जो भी ऐसी मिट्टी में अच्छी तरह से होता है। हाँ, गेहूं की फसल लेनी हो, गन्ना की फसल लेनी हो, चावल की फसल लेनी हो, साग सब्जियां लेनी हो, तो अम्लीय मिट्टी उसके लिए उत्तम नहीं है। ऐसी मिट्टी में आपका जो उत्पादकता है, आपकी जो पैदावार है, वो आधी रह सकती है, क्योंकि अम्लीय मिट्टी के कारण हमारी जो फसलें हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे पौध हैं, मिट्टी से पर्याप्त पोषक तत्व को ग्रहण नहीं कर पाती, और उन तत्वों के कारण फसलें जो है फोटोसिंथेसिस क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावी रूप से जारी नहीं रख पाती। ऐसे में जो पौधों की बढ़वार है उस पर तो असर पड़ता ही पड़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है, और इसीलिए ऐसी अम्लीय मिट्टी में हमारी फसलों को बार बार कई तरह के रोगों का सामना करना पड़ता है। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। अगली कड़ी में मैं बताऊंगा यदि मिट्टी का पीएच बढ़ना शुरू हो जाए, मिट्टी की जो क्षारीयता बढ़नी शुरू हो जाए, उसमें कौन सी फसल ले सकते हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और मिट्टी की पीएच के संबंध में जो और कुछ जो आधुनिक खोजें हैं उनका क्या निष्कर्ष है, उसका सामना कैसे कर सकते हैं, इस संबंध में बात करेंगे। आज यही, धन्यवाद।